Welcome to Common Mind. Now we are doing the second paper of 2018. Let us begin with the questions. We all know the instructions है ना, हमको सब इंस्ट्रक्शन सारे के सारे पता है और मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर किए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के बुकलेट्स का जो कोड है वो ए है, ठीक है। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर लीजिएगा तो देख लीजिएगा कि हाँ भाई एक ए कोड का है, इसमें सारे के सारे ऑर्डर वैसे दिए हुए हैं ना, क्योंकि बाकी जो दूसरे BCD वाले कोड्स हैं उसमें थोड़े से ऑर्डर की दिक्कत आ जाती है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 7 रूट 7 टू द बेस 7 टू द बेस 7। देखिए सिंपल सा है, आप क्या करो ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करे जो मतलब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो या स्पायरलिंग हो, इसको ना ये वाला आप टी मान लो। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, log t टू द बेस 7 टू द बेस 7, मुझे ये निकालना है, ठीक है। अब मैं t की वैल्यू निकालता हूँ। t मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ से, रूट 7 रूट, अभी देखिए ये 7 की पावर 1/2 है और ये 1 है, तो ये 7 की पावर 3/2 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका रूट 7, ये हो जाएगा 7 की पावर 3/2 की पावर 1/2, यानी कि 7 की पावर 3/4। फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 की पावर 7/4 हो जाएगा, यानी कि t की क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 की पावर 7/4 की पावर 1/2, यानी कि t की पावर t इज इक्वल टू 7 की पावर 7/8, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log टू द बेस 7 log टू द बेस 7 की पावर 7/8 ये आएगा, ये नीचे जाएगा, या फिर इसको ऐसे रखिए, ये आपका हो जाएगा क्या 7/8 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा log 7 टू द बेस 7 माइनस log 8 टू द बेस 7, ये आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे 2 क्यूब 3 यहाँ आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 log 2 टू द बेस 7, ये हो जाएगा। बस ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म x एंड द सम 5। हमको पता है इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, ये होता है जहाँ पे मुझे पहला टर्म दिया हुआ है x और सम दिया हुआ है कितना 5, और हम सभी को पता है ये जो कॉमन रेशियो होता है ये -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते तो 5 इज इक्वल टू x/1 माइनस r, यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस r की वैल्यू आ जाएगी x/5, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस x/5, यानी कि 5 माइनस x/5 ये आएगा आपका, है ना। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से लेकर 1 तक, तो 5 माइनस x/5 की भी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक लाई करेगी, यानी कि 1 माइनस x/5 की वैल्यू भी कहाँ से लेकर कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक लाई करेगी। तो -2 से लेकर -x/5 की वैल्यू यहाँ 0 से लाई करेगी, तो x/5 की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर 2 तक। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर 10 तक, है ना, 0 से लेकर 10 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस A B C D E। अब देखिए हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द अबव आर रैशनल एक्सप्रेशंस। देखिए रैशनल एक्सप्रेशन तभी हो सकता है जब मेरे पास ये रूट ना आए, क्योंकि अगर कहीं भी रूट आ जाता है और रूट में अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रेकरिंग हो जाता है, रेकरिंग में भी वो इरेशनल में आ जाता है ना। तो उसको देख लीजिएगा, बाकी सब में अगर आप कुछ ना कुछ रखोगे तो आपको एक कुछ ना कुछ रियल नंबर मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3rd वाला 4th वाला 5th वाला और 1st वाला ये सभी के सभी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ये वाला रैशनल एक्सप्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये रूट में आ रहा है। अब रूट में मान लेते हैं हमारे पास जैसे कोई रूट 7 आ रहा है तो ये चलता ही जाएगा रुकेगा नहीं, तो ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाता है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4 एंड 5 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, A square matrix A is called orthogonal। देखिए ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है क्या, A मल्टीप्लाइड बाय A ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स A अगर हम उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड जो है प्री मल्टीप्लाई करूंगा A इनवर्स से, किससे, A इनवर्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स
आई, तो ए इनवर्स इंटू ए तो आई बन जाएगा, और आई इंटू ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज बनेगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आई हो जाएगा, ठीक है। या आई से नहीं, सॉरी, ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट या ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है मेरा, ए इनवर्स के बराबर आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए बी एंड सी आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, अब देखिए यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स लगेगा कि हमको पता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ए यूनियन बी, है ना, आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि ए यूनियन बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले स्टेटमेंट पे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यानी कि ए बार प्लस, ये अगर मैं इसको देखूँ तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस ए बार कितना होता है 1, और 1 प्लस बी कितना होता है 1। ये अगर इसको इसकी बात करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी यूनियन सी का होल बार यूनियन ए, तो बी यूनियन सी बार कितना हो जाएगा, बी बार इंटरसेक्शन ए बार ए प्लस, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार डॉट ए इंटू ए बार। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये हमको लिखा है बी बार इंटरसेक्शन ए का होल बार, यानी कि कहने का मतलब है कि बी बार ए का होल बार प्लस ए लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस ए बार प्लस ए। अब देखिए बी प्लस ए बार प्लस ए यहाँ भी आया था, और बी प्लस ए बार प्लस ए यहाँ पे भी आया था, तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरे वाले स्टेटमेंट में तो क्या बोले हमसे, ए बार यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि कहने का मतलब है कि ए बार प्लस बी प्लस सी, क्या सी बार बी के होल बार इंटू ए बार के बराबर है, तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी प्लस बी बार इंटू ए बार, यानी कि ए बार सी प्लस ए बार बी, ए बार सी प्लस ए बार बी बार, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है कि भैया ये तो एलएचएस में ये आ रहा था और मेरा आरएचएस में ये आ रहा है, तो मेरा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा भी देख लेते हैं इसी बहाने, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी, क्या ये इसके बराबर है, क्या ये ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी के बराबर है, देख लेते हैं अभी ये कितना हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से सी कॉमन लेते हो, अगर आप इन सब में से सी कॉमन लेते हो, क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस 1, और ए प्लस बी प्लस 1 सभी को पता है 1 होता है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे बी प्लस सी, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा है विच आर नॉट करेक्ट, तो भैया विच इज नॉट करेक्ट, तो हमसे ये ऑप्शन नंबर सी ही है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है नॉट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है, बाकी सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 2,999 एंड 8,001 व्हिच हैव एटलीस्ट टू डिजिट्स इक्वल, देन x इज इक्वल टू। अब देखिए हमसे कह रहा है कि व्हिच हैव एटलीस्ट 2 डिजिट्स इक्वल, मतलब कम से कम 2 डिजिट इक्वल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे उस वाले मेथड से जाता हूँ, मतलब कि अगर हमको ये चाहिए कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट, एटलीस्ट क्या बोल रहा है 2 डिजिट इक्वल, तो मैं ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से समझ सकते कि टोटल माइनस नो डिजिट आर इक्वल, नो डिजिट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर बन सकते हैं, टोटल यहाँ पे बन सकते हैं 8001 माइनस 2,999 माइनस 1, यानी कि माइनस 3000, मतलब सीधे सीधे हमको करना है कि 8001 माइनस 3000, इतने नंबर टोटल हैं। अब इन टोटल में से हमें वो सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें कोई भी डिजिट बराबर नहीं हो। अब देखिए कोई भी डिजिट बराबर ना होने का ये मतलब सीधे से निकलता है कि अगर मुझे 4 डिजिट का कोई नंबर लेना है, यानी कि पहले यहाँ पे क्या क्या, पहले वाले प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 देखिए नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 8000 इंक्लूडेड है, 8000 इंक्लूडेड है, मतलब कि मैं यहाँ पे 8 रख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे अगर 8000 रखूँगा तो जो बाकी के बचे 0 आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। हमको ऐसे नंबर चाहिए जो कि रिपीट ना हो, जो कि
मतलब डिजिट्स उनके सेम ना हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ इस वाले प्लेस को मैं 3, 4, 5, 6 और 7 इन 5 वेज से भर सकता हूँ, 5 वेज से। उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर भरा, तो बाकी के बचे हुए 9 नंबर मैं यहाँ भर सकता हूँ, फिर यहाँ पे 8 भर सकता हूँ, फिर यहाँ पे 7 भर सकता हूँ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 45 इंटू 56 कितना हो जाएगा ये 27, 5, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 5, 2, 0। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 5, 2, 0। तो 1 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2। तो 2, 4, 8, 1 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ द सीरीज 3 - 1 + 1/3 - 1/9। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो हमको दिया हुआ है 3, और कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है -1/3, है ना। तो बस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3/1 + 1/3 यानी कि 3 × 3/4 यानी कि 9/4 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस सम क्या होता है इसका, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस A/1 - R, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स, इट वाज फाउंड दैट 125 स्टूडेंट्स like to play cricket, 145 students like to play football, and 90 students like to play tennis. 32 students like to play exactly two games out of the 3 games, है ना 32। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, इसको रफ में सोल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, इसको हम वेन डायग्राम में सोल्व करते हैं, ओके। अब देखिए ये हम वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लेबलिंग कर देता हूँ। हमसे बोला है क्या कि सर्वे कंडक्ट किया गया है 300 स्टूडेंट्स के बीच में, उनमें से 125 स्टूडेंट्स क्रिकेट, यानी कि इसको मैं क्रिकेट बोल देता हूँ, और इधर ये फुटबॉल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टेनिस। तो अगर मैं इन सबको खंड खंड नाम कर दूँ, मतलब यहाँ इसको A रखूँ, इसको B रख देता हूँ, इसको C रख देता हूँ, है ना। इसको क्रिकेट बोल दो, पूरा ही बोल देता है। ये आपका फुटबॉल हो जाएगा, ये आपका टेनिस हो जाएगा, ये आपका ABC हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा DEFG हो जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे दिया क्या, हमसे बोला है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स। अब मैं कह रहा हूँ कि A + B + C + D + E + F + G हमको कितना दिया हुआ है 300। पहला इक्वेशन ये आ गया। दूसरा हमसे कह रहा है क्या 125 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं A + D + E + F कितने हैं 125। अच्छा जी। उसके बाद हमसे कह रहा है कि 145 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी कि B + D + E, है ना, B + D + E + G कितने हो जाएंगे आपके 145। ये हमारी दूसरी है, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। चौथा हमसे कह रहा है क्या 90 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले टेनिस, यानी कि C + D + F + G = 90। ये आपका चौथा इक्वेशन हो जाएगा। तो पांचों हमसे ये कह रहे हैं कि 32 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स। एग्जैक्टली 2 गेम्स या तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलें E, या फिर क्रिकेट और टेनिस खेलें F, या फिर टेनिस और फुटबॉल खेलें यानी कि G। यानी कि E + F + G मुझे कितना दिया हुआ है 32, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन पांचों को सॉल्व करके निकालना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, यानी कि मुझे D की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं D की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। पहला अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इसको एडिंग 2, 3 एंड 4 वी क्या हमको मिलता है A + B + C मिलता है। यहाँ से एक A + B + C मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा D 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 बार D लिख देता है। उसके बाद क्या मिल रहा है E F F G G, यानी कि 2 टाइम्स E + F + G। ये कितना हो जाएगा आपका 0, 1, 9 + 1 10 14 16 6 1 360 ये मिल रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैं E + F + G को 32 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ, है ना। यहाँ पे A + B + C + 3D
प्लस 64, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 360। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d, ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, तो 296 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी ना, छठी इक्वेशन। अब हमको भैया डी निकालना है, तो आप एक और काम कर दो यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे जो e प्लस एफ प्लस जी है ना, ये इसको उठा के यहाँ रख दो। यहाँ पे ना e प्लस एफ प्लस जी हटाना है यहाँ से, तो इसको हटा देते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, अब e प्लस एफ प्लस जी को मैं रख सकता हूँ क्या, 360 माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस 3d अपॉन 2, ये आएगा इज इक्वल टू 300। और देखते हैं इसको और फर्दर सॉल्व करते क्या आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस 360 माइनस a माइनस b माइनस c माइनस 3d इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 560, 240 हो जाएगा ये। तो ये मेरे पास आ गई सातवीं इक्वेशन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा मेरे पास क्या, 4d इज इक्वल्स टू 6 5। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है ना, d की वैल्यू मेरे पास 14 आ रही है। यानी कि ऐसे 14 लोग हैं जो कि तीनों की तीनों स्पोर्ट्स जो है प्ले करना जानता है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली ओनली वन गेम। ओनली वन गेम की बात करें तो अगर मैं इस वेन डायग्राम को देखूँ तो मुझे क्या चाहिए, e प्लस एफ प्लस जी चाहिए, e प्लस एफ प्लस जी, है ना। तो देखिए e प्लस एफ प्लस जी कैसे निकालेंगे, अरे सॉरी e प्लस एफ प्लस जी नहीं, e प्लस ये हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली वन गेम, यानी कि मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो अब यहाँ यहीं इस वाले क्वेश्चन से मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से मुझे ये चाहिए तो मैं इसको बोल देता हूँ कैपिटल जेड प्लस डी, मेरे पास कितना आया 14, और मेरे पास e प्लस एफ प्लस जी कितना है 32, ये किसके बराबर हो जाएगा 300 के बराबर। तो जेड की वैल्यू जेड प्लस 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा 46 इक्वल टू 300। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 254, है ना। तो जो मुझे चाहिए था a प्लस बी प्लस सी वो 254 आ रहा है, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, जो d की वैल्यू थी वो आ रही है 14। ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहले का आंसर था 14 और दूसरे का आंसर क्या था 254। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक मदद से और कर सकते थे क्या, है ना, आप यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P ऑफ A यूनियन B यूनियन C, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस P ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर बीटा इज नॉट, इसके इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा, बीटा नॉट इक्वल टू 0 इक्वेशन दिस। अब हमसे कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो भैया सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका पास आ जाएगा माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। सिमिलरली अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा। इसको बीटा को उधर लाएंगे तो बीटा के साथ अल्फा प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है। यहाँ से आप देखोगे कि अल्फा -1 आ रहा है, बीटा 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि बीटा 0 नहीं है, अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, -2x -1, है ना। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस में अगर इसको 0 से इक्वेट करें, ये आपका f(x) है और ये आपका f'(x) है। f'(x) को मैंने 0 से इक्वेट किया तो मेरे पास आया x इक्वल टू -1/2, है ना।
इधर आ जाएगा 1, तो आपका x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। -1/2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हमारी निकल आएगी। कितनी आएगी? -1/4 प्लस 1/2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा? 2 + 1/2 5/2 और 5/2 - 1/4 कितना आ जाएगा? 9/4। तो जो मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी? 9/4। ठीक है, यह हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन? अब देखिए यहाँ पे 4 है, जाहिर सी बात है 4 है तो 5 टर्म्स होंगे, और 5 टर्म्स होंगे तो जो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आएगा वो कौन सा आएगा? टी ऑफ थर्ड टर्म। तो टी ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ 2 + 1। अब यही 2 यहाँ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 4c2 2 to the power 2 3x to the power 2। तो यहाँ से मेरे पास कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 4c2 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, हाँ ना, ये आएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 × 3/2 × 1, यानी कि 6 × 4 × 9 कितना आ जाएगा? 24 × 9 216। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 216। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये तीनों की तीनों जो है हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तीसरी वाली क्वांटिटी गलत है, यहाँ पे लैम्डा ना होकर यहाँ पे होना चाहिए था 1 / लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी होल इनवर्स में आ रहा है तो ये खुलेगा ऐसे। तो लैम्डा इनवर्स इंटू होल इनवर्स, यहाँ पे अब जो आपका होगा 1 / लैम्डा आएगा, तो 1 / लैम्डा इंटू इनवर्स होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट है वो 1 और 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ना इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे बस सीधे सीधे लगा दो। R1 इज इक्वल्स टू C1 इज इक्वल टू C1 - C3, मतलब C1 को आप लिख दो C1 - C3, यानी कि दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? x - 3। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? x² - 9। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? x³ - 27। यहाँ पे वैसे रहने दो y 5y³ 10y⁵, यहाँ पे रख दो 3 9 और 27। फिर से देखते हैं। ये पहले में हो जाएगा x - 3, दूसरे में हो जाएगा, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो आएगा x - 3 × x + 3। फिर यहाँ पे तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? x - 3 a x² + x + x² + 3x + 9 y 5y³ 10y⁵ 3 9 27, ये हो जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x - 3 सब में यही आ रहा है, x - 3 है ना, ये आ रहा है। इस x - 3 को मैं जब कॉमन निकालूंगा, जब हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालते हैं तो हम एक रो या फिर एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं। यहाँ से मैंने x - 3 इस वाले कॉलम से कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरे पास एक फैक्टर बन जाएगा। अगर मैं फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करते हैं। यदि मैं x - 3 को यहाँ से निकालूँ तो मेरे पास डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा x + 3 और यहाँ हो जाएगा x² + 3x + 9, x² + 3x + 9, यहाँ पे हो जाएगा y 5y³ 10y⁵ 3 9 27, है ना। ये डिटर्मिनेंट है और साथ में ये वैल्यू बाहर निकले। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पास एक फैक्टर आएगा x - 3 का, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? x - 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? देखिए जब भी 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना हो ना, जब भी, ये तो 2 × 2 है, अगर 3 × 3 होता तब हम उस लंबे वाले मेथड से जाते हैं, जैसे कि हमको फिर पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ती, फिर उसका एडजॉइंट लेना पड़ता, फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता, तब जाके एडजॉइंट आता। वो लेकिन केस था 3 × 3 में। यहाँ पे मुझे 2 × 2 की मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपको दिया हुआ है cos थीटा और cos थीटा, इसको बस इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करोगे तो वही रहेगा cos थीटा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको इन दोनों का साइन बदल देना है, इन दोनों का आपको साइन बदल देना है, या फिर इंटरचेंज कर दो इन दोनों के साइन का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस इसको प्लस कर दो, या फिर ये प्लस इसको माइनस कर दो, है ना। कितना हो जाएगा? अगर ये साइन थीटा लिखा हुआ है तो ये अगर तुम इसका उलट करोगे, है ना, उलट करोगे तो ये आपका इसके लिए आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये वाला भी आपका कितना आ जाएगा? ये आपका साइन थीटा लिखा हुआ है, इसके साइन चेंज करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा।
बस हो गया। क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है और नॉर्मल डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को उल्टा कर देना। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे ये हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव कर दो, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका ओमेगा लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो हम पढ़ के आते हैं ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वही ये लिखा हुआ है। तो आप इसको ओमेगा स्क्वायर मान लो तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n, और इसको ओमेगा मान लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 3n। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि आपका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 6n और ओमेगा टू द पावर 3n। अब ये दोनों यहाँ पे मुझे, अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, n इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी रखूँगा, तो दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 3 है ना। यहाँ पे दे क्या है मेरा, ये है और ये है। तो अगर जब चूंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम सभी को पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे बोले देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बाउल, इफ इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स। हमें 2 बॉलर इंक्लूड करना है, हमें 3 बॉलर जो है इंक्लूड करना है। तो बॉलर तो बॉल वाले प्लेयर से इंक्लूड कर सकते हैं, तो 5 प्लेयर में से मुझे 3 को बाउल एज अ बॉलर सेलेक्ट करना है। बाकी बचे हुए 12 प्लेयर्स में से, 12 प्लेयर्स में से मुझे अब कितने चुनने, 9 प्लेयर्स। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5c3 इंटू 12, सॉरी क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 12 c8। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, c 5,3 मल्टीप्लाइड बाई c 12,8, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 9 प्लस log 32 टू द बेस 8। इसको मैं लिख सकता हूँ log 27 अपॉन log 9, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 32 अपॉन log 8, ये लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना, इसको 3 के टर्म्स में लिखे तो आएगा मेरा 3 log 3 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 log 3, फिर ऊपर आएगा यहाँ पे 2 log 5, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 log 2 आएगा, सॉरी 5 log 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 log 2। तो log 2 log 2 log 3 log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3/2 प्लस 5/3। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 10 19 अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are two invertible square matrices, a square matrix of same order, then what is AB whole inverse। सब सभी को पता है AB whole inverse लिखा होता है, तो कैसे लिखते हैं हम, B inverse into A inverse, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है, सभी को पता होता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है ना। ये मतलब रिवर्स हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ना, हम इसको नीचे रफ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको। हमसे कह रहा है कि एक कंडीशन हमको दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमसे कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और c माइनस एक्स, सी बी ए, सी बी ए, ये हमको 0 दिया हुआ है और ये कंडीशन हमको दी हुई है। तो हमसे कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का एक रूट बताओ कितना होगा। यहाँ से आपको बताना चाहिए कि अगर मुझे कंडीशन दी हुई तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में हमको इसका केस पता होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3abc के बराबर, है ना। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा ताकि हम बाद में इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो मेरे पास कितना आएगा, a माइनस एक्स इंटू बी सी माइनस बी एक्स माइनस एक्स सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, सी स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए बी प्लस बी, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको ओपन करें तो कितना आ जाएगा, ए बी सी माइनस ए बी एक्स माइनस ए एक्स सी माइनस ए एक्स सी प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस एक्स बी सी प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी माइनस एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको खोलते रहिए, प्लस ए बी सी माइनस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स
इक्वल टू 0। ये जो है मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब हमको कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो जाहिर सी बात है हमने इन्फ्रेंस निकाला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है। तो a क्यूब अगर माइनस कॉमन है तो माइनस ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बनेगा, किसके बराबर होगा 3abc के बराबर। तो यहाँ पे abc प्लस abc प्लस abc ये भी 3abc है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी 3abc है। तो जाहिर सी बात है ये और ये सब के सब कैंसिल आउट होकर बचेगा क्या मेरे पास। अगर जो बचे हुए टर्म्स है मेरे पास, आप सब में देखो तो यहाँ पे भी सब में x आ रहा है, ए बी एक्स ए एक्स सी ए एक्स स्क्वायर एक्स बी सी बी एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब ए स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स। अगर सब में से x कॉमन निकाल दूँ तो अंदर कुछ ना कुछ बचेगा इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक फैक्टर जो मेरे पास आ रहा है वो x इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी मेरे पास x इक्वल टू 0 ये आ रहा है। तो एक रूट जो है x इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं ऊपर चल के, ठीक है, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट द मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। अगर इनवर्स नहीं होना चाहिए, अगर इनवर्स को नहीं चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ a को 0 करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मैट्रिक्स a बोलता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर इनवर्स हमको चाहिए तब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं चाहिए मतलब नॉट डिफाइंड है तो इसकी वैल्यू 0 कर दो। तो इसकी वैल्यू 0 कर दो, कितना आ जाएगा 2x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से -16 आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent with a unique solution, consistent with infinitely many solution। तो अब वही करना है हमको, क्या करना है, अगर आप मतलब मार्टिन रूल के हिसाब से चलो या मैट्रिन के हिसाब से चलो, है ना, या फिर वही क्रेमर्स रूल, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी होगी 2 3 5 1 -2 1 -2 -3 और -3 2 और -1, इसकी वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी। ये आपके पास हो जाएगी 2 प्लस 6 -1 -3 -10 -3 -9 प्लस 10। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 8 यानी कि 16 प्लस 13 -3। तो यहाँ से मेरे पास कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आ ही रही है, 16 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका, मतलब डेल्टा जो है वो मेरा 0 नहीं आ रहा है। अब डेल्टा मेरा जो है वो मेरा 0 नहीं आ रहा है, तो इसका यही कंडीशन बनता है कि मेरे पास हाँ सोल्यूशन तो मिल रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट है सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, और फाइनेटली मतलब फाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, या फिर आप कह दो कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। तो मेरा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज कंसिस्टेंट विथ अ यूनिक सॉल्यूशन। 21st का जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दे आर कोलिनियर, नहीं बिल्कुल नहीं। दे लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, नहीं बिल्कुल नहीं। दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिल्कुल सही, यही होता है ना। अब आपने एक पढ़ा होगा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपने निकाला है अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक n साइडेड रेगुलर पॉलीगन मिलता है ना, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमको 3 रूट्स मिलते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसका अगर 3 का देखें तो 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। अगर 4 का लेते तो मेरे पास कुछ स्क्वायर टाइप बनता, 5 लेते तो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ऐसे ऐसे बनता चला जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो मेरा क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, if u, v and omega w are all positive are the pth, qth and rth terms of a gp then the determinant of the matrix। अब देखिए u जो है मेरा pth टर्म है, तो u को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म कैपिटल A मानूँ और कॉमन रेशियो को d मान लेता हूँ सपोज, है ना, ad टू द पावर p-1 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर v को मैं लिख सकता हूँ ad टू द पावर q-1 और w को मैं लिख सकता हूँ a कैपिटल A d टू द पावर r-1 ऐसे लिख सकते हैं। दे आर द टर्म्स ऑफ अ जीबी, है ना, जीबी लिखा हुआ है तभी मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो क्या करना है, और वही लगा दो R2, एक लगाओ R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 और R3 या फिर R1 को R1 माइनस R2 कर दो।
है ना, दोनों की बात एक ही हो जाती है। तो उसको मैं लगाता हूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ln u माइनस ln v p माइनस क्यू, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ln v माइनस ln w, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा q माइनस r, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा ln w r और 1। तो यहाँ से आपके पास आएगा ln u अपॉन v, है ना, ln u अपॉन v, और u अपॉन v करोगे तो क्या आएगा ln में, आपके पास कितना आ जाएगा ln u अपॉन v आएगा ना। यहाँ पे p माइनस क्यू पहले से ही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे q माइनस r, यहाँ पे r, यहाँ पे आ जाएगा आपका ln v बाई w, और यहाँ पे ln w आ जाएगा। अगर मैं u बाई v की वैल्यू निकालूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ, u बाई v की वैल्यू निकाल, दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, d टू द पावर p माइनस क्यू आ जाएगा, और v अपॉन w की बात करूँ तो कितना आएगा, d टू द पावर q माइनस r, d टू द पावर q माइनस r, यहाँ पे कितना आ जाएगा ln u अपॉन v d टू द पावर p माइनस क्यू, फिर यहाँ पे आ जाएगा ln d टू द पावर q माइनस r, यहाँ पे आएगा ln w, फिर ये आ जाएगा p माइनस क्यू, q माइनस r, r 0 0 1, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं रफ में, ठीक है, इसको डिटरमिनेंट को ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको नीचे रफ में जाके सॉल्व करते हैं। मेरे पास डिटरमिनेंट क्या आया था, ln d टू द पावर p माइनस क्यू, ln d टू द पावर q माइनस r, ln w, और यहाँ पे आया था मेरे पास p माइनस क्यू, q माइनस r, r 0 0 1। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ln d टू द पावर p माइनस क्यू इंटू q माइनस r माइनस p माइनस क्यू ln d टू द पावर q माइनस r, इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा p माइनस क्यू इंटू q माइनस r इंटू ln d माइनस p माइनस क्यू इंटू q माइनस r इंटू ln d। देखिए वही सेम चीज़ आ गया कट के, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा इसका 0। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n। सभी को पता है कि इसका मिडल टर्म क्या होता है, इसका मिडल टर्म होता है n प्लस 1th टर्म, है ना, t n प्लस 1th, यानी कि कितना हो जाएगा 2n cn, ये आपका हो जाएगा अल्फा। अब हमसे कह रहा है कि एंड दोज ऑफ द टू मिडल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 1 बी बीटा एंड गामा। अब 2 टू द पावर n मतलब टू द पावर 2n माइनस 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 2n हो जाएंगे, हैं। तो अगर 2n टर्म्स हैं और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर इसकी बात करें तो दो मिडिल टर्म्स आएंगे मेरे पास, टी nth टर्म और टी n प्लस 1th टर्म, ठीक है। तो इन दोनों का निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 c n माइनस 1, ये आपका बीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 c n, ये आपका आ जाएगा गामा। अब मुझे ये देखना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है सीधे कि यहाँ पे अगर हम उस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, क्या NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR, है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ NCR, इसको क्या बोलता हूँ मैं, कैपिटल NCR, और ये हमको क्या दिख रहा है NCR माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 CR, यानी कि 2n CN। देखिए वही आ गया, जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिला अल्फा, तो क्या हो जाएगा मेरा कंडीशन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह रहा है लेट ए एक्स सच दैट x belongs to R such that minus 1 less than equals to 1 and y belongs to R such that y is between minus 1 and 1 and S be the subset of A cross B defined by x y belongs to A cross B such that x square plus y square equals to 1। अब देखिए अभी ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू माइनस 1 हो, y की वैल्यू 0 हो, या फिर x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 1 हो, या x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू माइनस 1 हो, ये तभी पॉसिबल है ना। तो मेरे पास जो चार आए हैं x, y सबसेट S में, वो कितने आ जाएंगे मेरे पास, एक आपका आ जाएगा 1,0, एक आपका आएगा -1,0, एक आपका आ जाएगा 0,1 और एक आपका आ जाएगा 0,-1। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ
अगर ऐसी बात करें, यानी कि ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो x मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 0 -1 और 1। यहाँ पे भी मेरे पास आएगा वही 0 -1 और 1। तो अगर मैं बात करूँ इसके मैपिंग करता हूँ मैं, तो आएगा एक 1,0 यानी कि 1 का 0 के साथ है, फिर यहाँ पे -1 का भी 0 के साथ है, तो ये तो मैनी टू 1 हो जाएगा, ये बिल्कुल है। या लेकिन यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखो 0,1 और 0,-1, तो ये आपका 0,1 और ये 0,-1, तो भैया ये तो 1 टू मैनी हो गया, और 1 टू मैनी का कोई फंक्शन ही नहीं होता कभी भी, है ना। अगर फंक्शन होना है तो उसको डॉटर फादर रिलेशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 टू मैनी आ रहा है, यानी कि एक x की वैल्यू के लिए 2 वैल्यू y, ये पॉसिबल नहीं होता। फंक्शंस को हम डिफाइन करते तो वो बेसिकली होता है कि किसी भी 2 वैल्यूज ऑफ x के लिए एक सिंगल वैल्यू आना चाहिए, जहाँ पे ये वाला केस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सिंगल वैल्यू ऑफ x के लिए 2 वैल्यूज ऑफ y आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा जो है मेरा फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है मेरा। तो s इज नॉट अ फंक्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Let TR be the rth term of an arithmetic progression for r is equals to 1 to 3. If for some distinct integers m and n we have Tm is equals to 1 by n. अब Tm हमको दे रखा है 1 by n, यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म लेता हूँ a और कॉमन डिफरेंस लेता हूँ d, तो जो Tm हो जाएगा mth टर्म वो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू कैपिटल D, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/n, और यहाँ पे हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ये जो हमको दे रखा है कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए n से, इसको मल्टीप्लाई करिए m से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा a n प्लस एन डी m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा a m प्लस एम डी इंटू एन माइनस 1, ये भी कितना आ जाएगा 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस d इंटू एम माइनस एन, यही तो आएगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि a इंटू एन माइनस एम इज इक्वल्स टू d इंटू एन माइनस एम, ये आ जाएगा। n माइनस एन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, d आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, d। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज Tm इक्वल टू, हमसे पूछा Tm की वैल्यू बताओ, तो Tm कितना हो जाएगा। Tm को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, आइए आपको लिख सकता हूँ a प्लस एम एन डी माइनस डी, ये हो जाएगा। यहाँ से a और d कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा एम एन डी बचेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से d की वैल्यू निकाल दो, कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमको पता है कि a की वैल्यू d के बराबर है, तो यहाँ पे रख देंगे d प्लस डी एम माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मेरे पास 1/mn। अब यही d की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपका Tmn आ जाएगा, क्या हो जाएगा mn इंटू 1/mn, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Tmn मेरे पास कितना आ रहा है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज fx इज सच अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x। हमको कह रहा है कि fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है, कभी भी fx मेरा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होता तो मेरे पास रूट्स आते हैं। अब चूंकि ये ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। और रियल रूट नहीं आएगा कहने का मतलब है कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे चला गया, ये इसने x एक्सिस पे कट ही नहीं किया। तो चूंकि इसने x एक्सिस पे कट नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे पास कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भैया जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट है वो जो है fx को मैं ले लेता हूँ क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2ax प्लस बी, और एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा 2 है। तो मैं कह रहा था कि अगर fx का कोई रियल रूट नहीं है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जाहिर सी बात है लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा हमसे कह रहा है कि gx हमको दे रखा है, देन फॉर एनी रियल x, gx की वैल्यू पूछ रहा है, gx की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, fx ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश एक्स प्लस 2ax प्लस बी प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस 2a, ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस एक्स 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा। तो अब मुझे चाहिए कि जी एक्स क्या है, ग्रेटर दैन जीरो है, लेस दैन जीरो है, क्या है। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल देता हूँ पहले, है ना। इसका जो है डिस्क्रिमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2a प्लस बी प्लस सी। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 8 a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac। कितना हो जाएगा ये, माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 4ac। ये आ जाएगा। अब मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो मेरा लेस देन जीरो है। क्या है मेरा, लेस देन जीरो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है मेरा लेस देन जीरो है। यहाँ पे मैं माइनस 4a स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करता हूँ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर इज लेस देन माइनस 4a स्क्वायर। अब मुझे पता है कि यहाँ पे a पॉजिटिव है ना, ये सारा टर्म पॉजिटिव है, ये सारा टर्म पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव संख्या तो नेगेटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब मुझे दे रखा है कि ये जो वैल्यू है ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू से कम है, तो जाहिर सी बात है ये जीरो से कम है, और ये जीरो है तो ये है क्या, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका डिस्क्रिमिनेंट है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरा वो लेस देन जीरो है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन जीरो है। तो यानी कि इसके पास भी कोई नो रियल रूट है। अब नो रियल रूट है तो यहाँ पे मेरे पास दो केस आ सकते हैं, या तो जी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो सकती है, या फिर जी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो ए है, जो यहाँ पे ए मुझे दे रखा है पहले से, वो पॉजिटिव है, वो मेरा जो है पॉजिटिव है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है और डी लेस देन जीरो है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कौन सी कंडीशन बनती है, ये वाली कंडीशन कि जी एक्स मेरा हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ए ग्रेटर देन जीरो होता है तभी ये ऐसे बनता है, अगर ए लेस देन जीरो होता तो ये मेरा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये वाला ऐसा कुछ है ना। लेकिन यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो हमको ऑलरेडी दे रखा है, कैसे दे रखा है, हमसे कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ खुला। अगर चूंकि हमारा जो ग्राफ है अगर ये ऊपर की तरफ मुंह करके खुलता है तो मेरा ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, और अगर नीचे की तरफ करके खुलता है तो मेरा ए लेस देन जीरो होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज क्या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये आपका होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जैसे हमने इन्वर्स में किया था कि वो रिवर्स हो जाता है, सिमिलरिटी ट्रांसपोज में भी रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या सी ट्रांसपोज, ये बिल्कुल सही है, हमारा सही ऑर्डर दिया, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे कह रहा था सम ऑफ द बाइनरी नंबर्स दिस एंड दिस इज दिस। तो पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें कितना होगा, यह होगा 1 + 2 3 प्लस 8 11 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये 27। ये कितना हो जाएगा 2 + 4 6 प्लस 16 22 22 प्लस 32 54 प्लस 128 182, ये आपका 182 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1 2 स्क्वायर 1 2 4 8 32 64 256। तो 8 + 4 12 + 13 15 19 25 2 5 11 16 365। तो 20, अगर मैं इसको बोलता हूँ सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको बोल देता हूँ कि कैपिटल टी है, तो 27 प्लस 182 प्लस कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है 365। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा 309। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 365 माइनस 309, तो 56। तो ये कितना मेरे को दे रखा है 56 का बाइनरी फॉर्म निकालते कितना आ जाएगा 28 1 2 14 0, सॉरी ये 0 आएगा ना 2 7, एक मिनट गलती हो गई, सॉरी ये 209 होगा ना, 209 यहाँ पे
209 होगा, तो मेरा 156 हो जाएगा। 156 का ले रहे हैं, 156 का, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 7 ज़ा 14 और 16, 2 8 78, ये आपका जीरो हो जाएगा। फिर यह कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 118 39, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 1 19 ज़ा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। फर्दर यहाँ पे लेते जाएंगे तो आएगा 2 9 ज़ा 18 1, 2 4 ज़ा 8 1, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 0, फिर यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 0 ज़ा 1। इसको हटा देता हूँ। भी आएगा। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो मेरे पास बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, 100 111 100, है ना, 100 111 100। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्म में कंपेयर करूँ, 100 111 100 यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सबको इरेज कर देता हूँ ना यहाँ पे। हमसे कह रहा है लेट मैट्रिक्स बी बी द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मतलब बी क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, लेट आई बी द लेट एल या जो भी है, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ए। लेट के इफ के नॉट इक्वल टू 0 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन व्हाट इज ए बी इक्वल टू। ए इंटू बी हमको निकालना है, यानी कि हमको निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे दे रखा है क्या, के, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू एल। के इंटू एल जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट टेंथ। बहुत ही सिंपल है, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, आंसर निकालेंगे। दोनों साइड लॉग लेंगे तो मेरे पास आएगा एक्स लॉग 2/10 इज इक्वल टू लॉग 2, ये आ जाएगा। यानी कि x log 2 माइनस log 10 इज इक्वल टू log 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x log 2 कितना हो जाएगा, 0.3010 माइनस log 10 कितना हो जाता है 1 इज इक्वल टू 0.3010। आपके पास हो जाएगा x इंटू 0.7 के समथिंग अबाउट आएगा, या हो जाएगा 0.3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3 अपॉन 0.7, नियरली टेंथ के प्लेस में जाएं तो 7/3 करेंगे तो आएगा 0, ये समथिंग कितना आ जाएगा आपके पास, 0.0.22 यानी 0.42 के आसपास आ रहा है, माइनस साइन में ना, माइनस साइन लगा के रखिएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन आएगा। तो माइनस 0.42 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा, मतलब और नियरली अगर नियरेस्ट टेंथ की बात कर रहे हैं तो माइनस 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको अगर क्वेश्चन में नहीं भी दी होती ना तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। log 2 की वैल्यू ये होती है और log 3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 0.4771। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमेशा याद रखिएगा बिकॉज दे कम एज यूजफुल, है ना, कभी भी यूज़ में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। डिस्टिंक्ट डिजिट्स है और 0 को भी हमको लेना है। तो अगर हमको 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो 5 डिजिट नंबर में पहले वाले खाने में, पहले वाले ब्लॉक में हम 0 को छोड़ के बाकी नॉन नंबर जितने भी उन सभी को रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 9 नंबर रख दिए। अब सपोज यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक के बीच में कोई भी नंबर मैंने रख दिया, सपोज मैंने 3 रख दिया, तो यहाँ पे मैं 3 को रिपीट नहीं कर सकता लेकिन 0 को रख सकता हूँ। चूंकि 0 को रख सकता हूँ तो यहाँ पे भी अब फिलहाल टोटल 9 नंबर से भर सकते हैं 3 को छोड़ के। अब सपोज मैंने यहाँ पे कोई और नंबर रख दिया तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 बचेगा, फिर यहाँ 7 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 336 मल्टीप्लाइड बाई 81, 63384226, कितना हो जाएगा 61272727216। ठीक है, 27216। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है।
देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल आया करना कि इसका अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट पूछ रहा है उसमें ये वेरिएबल्स दिया करें, तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है आप वैल्यू रख के देख लो। सबसे सिंपल, एक्स को आप 1 रख दो, वाई को आप 2 रख दो और जेड को आप 3 रख दो। सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है। इतना सब मगजमारी करने से बढ़िया है कि आप सिंपल वैल्यूज रख के आंसर पाओ। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3। वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा मेरे पास 5, जेड प्लस एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा 4 और एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना हो जाएगा 3। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। डिटरमिनेंट लगा के सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 3 - 12 - 9 - 2 9 - 8 + 5 9 - 2 -9 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 5 इंटू द 5 इंटू 7 35, कितना हो जाएगा ये -11 + 35 यानी कि 24। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के देखो 1 2 3 की, ये कितना हो जाएगा 1 - 2 -1, वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा -1 और जेड माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। भैया 2 क्या 24 के बराबर है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा। एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा -1 और वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा -1, तो ये तो 1 आ रहा है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। वाई माइनस जेड कितना आ रहा है 2 - 3 -1 और जेड माइनस एक्स कितना आ रहा है 2, तो ये -2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मेरे पास सीधे सीधे क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे रख के भी देख लो तब भी आंसर आ जाएगा। जेड कितना है 3 और एक्स कितना है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 6 कितना आ जाएगा 24। यहाँ 24, ये भी 24, तो मेरा करेक्ट आंसर यही आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे हमें वेरिएबल्स दिए हुए हों और हमसे कह रहा है कि उसकी डिटरमिनेंट बताओ, मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो सीधे सबसे बेस्ट मेथड होता है, सबसे शॉर्टकट मेथड होता है, सबसे एफिशिएंट मेथड होता है कि आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख के चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब अच्छा लेवल है, जेई के लेवल का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। हमसे कह रहा है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब ट्राइंगल आइसोसेलिस है कि स्केलिन है कि इक्विलेटरल है कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन विथ रिगार्ड टू रिस्पेक्ट ऑफ द ट्राइंगल और नेचर ऑफ द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए पॉज करके, है ना, उसके बाद हम नीचे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ए बी और सी जो है मेरे पास वो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और हमको डिटरमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे 1 + sin a और sin a + sin² a। यहाँ पे है 1 + sin b + sin² b, 1 + sin c और यहाँ पे sin c + sin² c। ये हमको 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसको कुछ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, है ना। हम यहाँ पे करते हैं क्या, कॉलम या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C2 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ C2 - C1 से और C3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ C3 - C1 से। तो मेरे पास डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1 + sin a, मतलब C1 तो वैसे रहेगा, कॉलम में वैसे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा sin a + sin² a, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा C2 = C2 - C1, ये आपके पास आ जाएगा 0 और यह मेरे पास आएगा कितना sin b - sin a आ जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ कितना आ जाएगा sin² b -sin² a sin² b -sin² a प्लस sin b - sin a, ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा sin c - sin a और यहाँ पे कितना आ जाएगा sin² c - sin² a प्लस sin c - sin a, ये हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले कॉलम से, है ना, इस वाले कॉलम से C2 वाले और इस वाले कॉलम से C3, इन दोनों से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, एक sin b - sin a, है ना। यहाँ से मैं sin b - sin a कॉमन निकाल सकता हूँ, ये वाला टर्म
ठीक है, और यहाँ से साइन सी माइनस साइन है, और यहाँ से भी साइन सी माइनस साइन है। तो जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बना, वन प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन बी प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी, ये बचेगा। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आएगा 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन सी, है ना, ये होगा। और बाहर मेरे पास क्या बना था, बाहर मेरे पास ये दोनों मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साइन बी माइनस साइन ए, साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे R1 के रिस्पेक्ट में, इस रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस साइन सी माइनस 1 माइनस साइन ए माइनस साइन बी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन सी माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन ए, और साइन सी माइनस साइन ए। इन सभी की वैल्यू क्या दी हुई है, 0। मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन बन के आई वो ये आई, ठीक है। तो अब यहाँ से वही तीन कंडीशन निकल सकती है क्या, कि या तो साइन सी की वैल्यू साइन बी के बराबर है, या तो साइन सी की वैल्यू साइन बी के बराबर है, या फिर और ना कि एंड, साइन बी की वैल्यू साइन ए के बराबर है और साइन सी की वैल्यू साइन ए के बराबर है। तो इससे मुझे पता चलता है कि सी की जो एंगल सी है वो एंगल बी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ए के बराबर है, और कंडीशन लगी है एंड नहीं, ध्यान रखिएगा, या फिर एंगल सी जो है एंगल ए बराबर है। इन तीनों ही केसेस को यदि हम कंबाइन कर दे तो हमको ये पता चल रहा है कि अगर इन तीनों में से कोई दो एंगल तो इक्वल हैं, तो हमारे को ये पता चल गया कि जो ट्रायंगल है वो बेसिकली आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलिस ट्रायंगल को अगर साइड के रिस्पेक्ट में बात करें कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो भैया दो साइड्स तभी इक्वल होंगी ना जब दो एंगल्स होंगे, एंगल इक्वल होंगे। जब दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो मेरा जो ट्रायंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। कैसा आ रहा है, आइसोसेलिस ट्रायंगल। द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। देखिए ये गलत है, ये एलजेब्रा के केस में हो सकता है, एलजेब्रा के जो है केस में हो सकता है, लेकिन ये जो है मैट्रिक्स के केस में नहीं होता। मैट्रिक्स टोटली अलग सिस्टम होता है ना, ये इसमें नहीं होता। आपको पता ही कि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर नहीं होती, तो जब वो नहीं होता तो ये कहाँ से होगा। ये इस वाले क्वेश्चन पे आए तो ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर जो है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से मेरा जो है नल मैट्रिक्स आ रहा है, अगर ये नल मैट्रिक्स आ रहा है तो यहाँ से ए की वैल्यू प्लस माइनस आई आ सकती है। अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि हमको यहाँ पे दी भी हुई है। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज 2 tan थीटा अपॉन, अब देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, किसका फार्मूला ही है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। बस अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लस है तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। देखिए डायरेक्ट अब सीधे सीधे फार्मूला ही पूछने लग जा रहा है ना, इस लेवल तक ये गिर चुका है। साइन 2 थीटा बताइए, डायरेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, हमसे कह रहा है कि ये और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो मिडल वाला टर्म होता है 2 sec थीटा, वो मतलब 2 टाइम्स द मिडल टर्म, यानी कि 2 टाइम्स sec थीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, यानी कि sec थीटा माइनस अल्फा प्लस sec इंटू थीटा प्लस अल्फा, ये होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस
थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप कह दो कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये उधर गया, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस थोड़ी ना है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन में है, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा, इसको उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा उधर जाएगा, है ना। और देखिए नीचे आइए, यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अरे यार एक मिनट, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस ये कितना है, कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, है ना। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमसे क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाएगी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सिमिलर पैटर्न है, क्या करना है, यहाँ पे लगाइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस दिस प्लस दिस बाई 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस बाई 2 माइनस साइन 2c, a प्लस बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी माइनस साइन 2c को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी कॉस सी, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2 कॉस सी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस 2 साइन सी कॉस सी। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस 2 कॉस सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस ये कितना आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, प्लस साइन सी आएगा, साइन सी। अब साइन सी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, प्लस साइन ए प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये कितना आ जाएगा आपका, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, तो वही लगाइए साइन सी प्लस साइन डी, या फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस बी, यानी कि 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, और ये माइनस 2 कॉस इधर पहले से लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 साइन ए कॉस बी कॉस सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon is directly above one end of a bridge, the angle of depression of the other end of the bridge from the balloon is 48 degree। मतलब इसको समझने की कोशिश करिए, ये ब्रिज है आपका कुछ ऐसा, है ना, ये आपका ब्रिज है ऐसा, है ना, ये आपका कुछ ऐसा, यहाँ पे कहीं ब्रिज व्रिज खड़ा हुआ है ऐसे, ये आपका ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज बना है ना, और यहाँ पे एक बैलून है जो कि यहाँ इसके फंदे से लटका पड़ा है, यहाँ पे एक ऐसा कोई बैलून रख दिया गया है, ये है अदर, ये है आपका एंड बी और ये आपका एंड ए है। हमसे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर एंड ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द बैलून इज 48 डिग्री। मतलब क्या,
कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बात करें, अगर इस वाले छोर की बात करें, इस बैलून से जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये वाला एंगल, ये कितना हमको दे रखा है? 48 डिग्री, यानी कि ये भी 48 डिग्री है। इफ द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ब्रिज इज 122 मीटर, यानी कि ब्रिज के अबव जो हाइट है इसकी कितनी है? 122 मीटर की। तो हमसे कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी कि ये बताओ, सीधे सीधे यहाँ पे tan 48 लगा देते हैं। tan 48 कितना हो जाएगा आपका? 122 अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 122 अपॉन tan 48, है ना? तो कितना हो जाएगा? 122 इंटू कॉट 48 इज इक्वल टू ए बी। जो मेरे पास बेस ए बी था वो कितना आ जाएगा मेरा? 122 इंटू कॉट 48। अगर आप इसको और लिखो तो 122 इंटू कॉट tan 42 भी लिख सकते हो, है ना? tan 42, 122 इंटू tan 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए इज एन एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इट सेटिस्फाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधे सीधे एक ही वैल्यूज दे रहे हैं, तो आप क्या करो, वैल्यूज को पुट करके देख लो। सबसे शॉर्टकट मेथड यही होता है। तो अगर मैं ए को 300 लेता हूँ तो tan ए कितना हो जाएगा? tan 300, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 इंटू 4 माइनस 360 या 90 इंटू 4 माइनस 60। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये आपका हो जाएगा माइनस tan 60, यानी कि -√3, -√3। तो ये मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 माइनस 3 माइनस प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, या 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 3, कट के 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो मेरा पहला ही आंसर यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया ना। जब भी इस प्रकार के सवाल आया करें जहाँ पे एक ही वैल्यू सबको दी हुई करो, मतलब दिया हुआ करें, तो सीधे से क्या करो, वैल्यूज ही रख के देख लिया करो, चेक कर लिया करो। बाकी और वैल्यूज रख कर देखोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the top of a hill observed from the top of the top and bottom of a building of height h is at angles of elevation pi by 6। बहुत ही सिंपल सवाल है। हमको दे रखा है कि यहाँ पे एक हमारे पास हिल है ऐसे, ये हिल है ऐसे, है ना? यहाँ पे ऐसी हिल है, यहाँ पे ये ऐसे एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये बिल्डिंग ऐसे खड़ी हुई है, ठीक है? ये जो है मेरा, ये हिल की हाइट है। बिल्डिंग की हाइट कितना? h, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h। अब देखिएगा ध्यान से, the top of a hill observed from the top and bottom of a building, top of the building ये हो जाएगा, ये आपका कितना है? पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री। और ये कितना है आपका? 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है h। हमको क्या चाहिए? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द हिल। अगर मैं इसको x मान लूँ तो मुझे बेसिकली चाहिए h प्लस x। तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ये आपका मान लेते हैं, सपोज ये आपको a b दे रखा है, तो ये भी आपका a b ही होगा। तो tan 30 जो है मेरा वो कितना हो जाएगा? tan 30 कितना हो जाएगा? x अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3x। अगर tan 60 वाले ट्रायंगल में लगाऊं मैं तो कितना हो जाएगा? h प्लस एक्स अपॉन ए बी, यानी कि 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? h प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? h/2। यहाँ पे पुट कर दो, h प्लस एक्स की वैल्यू कितनी? h/2। तो h प्लस h/2 कितना हो जाएगा? 3h/2। आ गई, आंसर आ गया मेरे पास 3h/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is are the solutions of the trigonometric equation cosec x plus cot x equal to √3। कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस में बदल दो, आंसर निकालो। cos x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू √3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स। 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 साइन x/2 cos x/2। ये कटा, यहाँ से ये कटा। cot x/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है मेरे पास? √3, यानी कि 1 अपॉन, या फिर कह दो कि tan x/2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 अपॉन √3। x/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? π/6। तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू π/3 आ जाएगा, ठीक है? π/3 हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका? π/3। इंटरवल्स का ध्यान रखेंगे, 0 से लेकर 2π में ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमसे कह रहे हैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 दी हुई है, थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 दी हुई है, तो पहले हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रखूँ पाई बाई 8 तो ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होगा -1, तो ये वाला टर्म तो मेरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये कितना होगा, यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा, 2 cos पाई बाई 4 कितना होता है 2 इंटू 1/√2 यानी कि √2 -1, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी √2 -1 की पावर 10। अब बचा ये और ये, तो इन दोनों को साथ में क्लब कर देते हैं। जब इन दोनों इसको एक मिनट, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये और ये इन दोनों को साथ में क्लब करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा -1 टू द पावर 10, ये आएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा जो है, cos टू थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा -1 होल टू द पावर 10, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 2 cos 2 थीटा -2 की पावर 10, ये गया। तो यहाँ से cos 2 थीटा कितना आ जाएगा cos पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा √2 की पावर 10, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा -1, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा मेरा यही आ जाएगा √2 -1 की पावर 10। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा √2 -1 इंटू √2 -1, तो कितना आ जाएगा √2 -1 का होल स्क्वायर की पावर 10, तो कितना आ जाएगा ये सॉरी ये √2 + 1 आएगा ना, √2 + 1, √2 + 1 आएगा, ये √2 + 1 है, ये √2 -1 है, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर की पावर 10, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 10। फाइनल आंसर मेरा इसका कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है क्या, इसकी वैल्यू बताओ सेक अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू बताओ। अब सेक अल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/cos अल्फा इंटू cos बीटा, यानी कि हमको क्या चाहिए बस cos अल्फा इंटू cos बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से कितना हो जाएगा -3/4, तो आंसर कितना आ जाएगा -4/3, खत्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following values of x -8 -4 1/6 -1/4, which one of the above values of x are the solutions of the equation tan inverse 2x, यही फॉर्मूला लगा दीजिए tan inverse 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4, ये उधर जाएगा 1 होगा, तो 5x की वैल्यू यहाँ से 1 - 6x स्क्वायर आ जाएगी, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x - 1 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x - x - 1 इक्वल टू 0, तो 6x यहाँ से कॉमन, तो x + 1 - 1x + 1, तो x की वैल्यू या तो -1 आ रही है या फिर x की वैल्यू 1/6 आ रही है, तो भैया -1 तो यहाँ कहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन 1/6 जरूर दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3 ओनली, दैट इज 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ GP is 2 and the sum of its infinite terms is 8, अच्छा इन्फाइनाइट टर्म्स का सम दिया हुआ है 8, सेकेंड टर्म ऑफ द GP है 2, यानी कि a इंटू आर की वैल्यू दी हुई है कितनी 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, r की वैल्यू यहाँ से रख दो 2/a, तो इसको फॉलो करोगे तो आएगा कितना a/1 - 2/a, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8a - 16 इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर - 8a + 16 इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर - 4a - 4a + 16 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू a = 4, पहला टर्म मेरे पास आ रहा है 4, तो पहला टर्म 4 आ रहा है, तो इन सब में देख लो सबसे पहला टर्म 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a b c आर इन AP और GP और HP, बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर a AP में है, अगर ये सब जो है मेरे AP में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b को मैं लिख सकता हूँ a + c/2, b को मैं लिख सकता हूँ a + c/2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा a - a + c/2
अपॉन ए प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2, यानी कि आ जाएगा a माइनस सी अपॉन, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा a माइनस सी अपॉन a माइनस सी, कैंसल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी में पहले में 1 नहीं आ रहा है अगर रिस्पेक्टिवली की बात करें तो, है ना। अगर हम AP में बात करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे A बाई बी और A बाई बी आ रहा है, मतलब कि अगर हम GP में लेके चलेंगे तो A बाई बी आएगा ही आएगा। सब जाहिर सी बात है, हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा, क्या, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं। अब जब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है तो हमको पता है कंडीशन क्या होती है, यही होती है 2AC अपॉन A प्लस सी। तो B को यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा, A माइनस 2AC अपॉन A प्लस सी अपॉन 2AC अपॉन A प्लस सी माइनस सी। तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस AC माइनस 2AC अपॉन 2AC माइनस AC माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस AC, यहाँ पे कितना आ जाएगा, AC माइनस सी स्क्वायर। A कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, A माइनस सी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, A माइनस सी कह रहे तो A बाई सी आएगा मेरा आंसर, जो कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3, 4 एंड 5 विदाउट। अब देखिए ये तो सिंपल ही है, पहला नंबर क्या लिख सकता हूँ 345, दूसरा क्या लिख सकता हूँ 354, तीसरा क्या लिख सकता हूँ 435, चौथा क्या लिख सकता हूँ 453, पांचवा 534, छठवां 543। इन सब का सम कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 + 4 9 + 5 14 + 3 17 + 4 21 + 3 44 2 6 11 14 19 22 26 2 8 12 16 26 2 2664 is our answer. Next question. अब इस वाले क्वेश्चन में रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए हमसे कह रहा है कि अगर मैं इसका रूट ले लूँ अल्फ़ा और बीटा, है ना, सपोज मैं ले लेता हूँ इसका, मैं रूट ले लेता हूँ अल्फ़ा 1 और बीटा 1, ठीक है, अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1, और इसका मैं रूट ले लेता हूँ अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 2, ठीक है। तो हमसे ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा 1 रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 अपॉन बीटा 2, ये हमको दिया हुआ है, दे आर इक्वल इफ़ D1 एंड D2 आर द रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनांट्स। अभी इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 अपॉन अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा 1 बीटा 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा 2 बीटा 2। ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, 4 सी बाई ए इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 आर अपॉन पी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4 AC आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4 AC इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 RP। तो क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन D1, और ये आपका लिखा हुआ है D2। तो हमसे D1 अपॉन D2 पूछ रहा है, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे बोला है कि इसको इरेज कर देता है।
इफ़ ए की वैल्यू हमको दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा होल की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होगा। तो इसको बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, तब जिससे कि हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकें। हाँ ना, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 प्लस 3/4, ये होगा। ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। जो फाइनल मेरे पास एक्सप्रेशन रिड्यूस्ड होके आया वो ये आया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, और उसमें 3/4 और ऐड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। इसकी ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रही है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगी, 1/2 से लेकर माइनस 1 प्लस 1/2, मतलब माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 से लेकर 1/2 तक, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगी, 0 से लेकर 1/4 तक। 3/4 और ऐड कर देंगे तो 3/4 से लेकर 1 तक लाई करेगी। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर दिस एंड दिस। हमको पता है कि भैया क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी है। तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले पूछ दिया। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसे 2 क्वेश्चन देखे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता हो तभी आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है ना। इसका ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ गिवन, मतलब जो गिवन दैट वी आर मतलब हमको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हमको पता होना चाहिए, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कर्व बताओ, कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर्व को अगर हमको ये दिखाना है कि कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या, एक हमको चाहिए होता है एच स्क्वायर की वैल्यू, एक हमको चाहिए होता है ए बी की वैल्यू, और हमको चाहिए होता है डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा अगर कोई भी जैसे इक्वेशन लिखी होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 2hxy, है ना। ये हमारी सेकेंड डिग्री इक्वेशन की एक जनरल कर्व होती है ना। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू यहाँ से मुझे 1 मिल रही है, b की वैल्यू मुझे यहाँ से 4 मिल रही है, और अगर 2g की बात करें तो 2g माइनस 2 आ रहा है, तो g की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास -1, और 2f की बात करें तो 2f -4 आ रहा है, तो f की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2, f की वैल्यू आ रही है -2, c की वैल्यू आ रही है 2, और h की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो अभी हम यहाँ से एच स्क्वायर निकाले तो एच स्क्वायर तो 0 आएगा, ए बी की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी 4। अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एच स्क्वायर है वो लेस देन ए बी है, ठीक है, एक कंडीशन मेरे पास आ गई, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। अच्छा, दूसरा हम डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा कितना आ रहा है, तभी हम कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि डेल्टा का फॉर्मूला होता है मेरे पास ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ चुका है, तो मुझे बस यहाँ पे डेल्टा निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा निकालेंगे तो ए बी सी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी 8 प्लस 2 एफ जी एच 2 इंटू -2 यानी कि -4 इंटू -1 यानी कि 4 इंटू 0 यानी कि 0, माइनस ए एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस बी जी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस सी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो डेल्टा कितना आ रहा है 8 माइनस 8 यानी कि 0, तो डेल्टा भी 0 आ रहा है। अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो एलिप्स वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलिप्स के लिए डेल्टा नॉन जीरो आना चाहिए था। डेल्टा 0 तभी आता है या तो एक यूनिक लाइन हो या तो फिर एक यूनिक पॉइंट हो, है ना, एक यूनिक लाइन हो या फिर एक यूनिक पॉइंट हो।
अब यूनिक लाइन आने के केस में मुझे चाहिए होता है कि डेल्टा तो जीरो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी भी आना चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है मेरा, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ रहा है। तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी और डेल्टा की वैल्यू जीरो तभी ये पॉसिबल है जब मेरे पास एक पॉइंट हो। आंसर हो जाएगा मेरा अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एंगल पूछा है बिटवीन द, तो इसका स्लोप निकाल दो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा माइनस एल अपॉन एम। इसका स्लोप कितना हो जाएगा m2 माइनस एल डैश अपॉन एम डैश। तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, यानी कि बात करें इसकी, या फिर m1 माइनस m2 का m2 माइनस m1 बात एक ही होती है। तो माइनस एल अपॉन एम प्लस एल डैश अपॉन एम डैश अपॉन 1 प्लस एल डैश अपॉन एम डैश, ये आएगा। तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एल एम डैश प्लस एम एल डैश अपॉन एल डैश प्लस एम डैश। कितना आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे जो है करेक्टली मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्टली मैच करेगा, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच कर ही नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The distance between the lines y is equals to mx plus c1 and y is equals to mx plus c2 is this. देखिए अभी हमको लग रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला तो यही होता है ना, कांस्टेंट टर्म इन दोनों का माइनस करके अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी सही है। तीसरे पे आते हैं, क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू c1 एंड x इक्वल टू c2, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका भी फॉर्मूला ये होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, ये बेसिकली बेस्ड है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बेस्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। अगर इसके पैरेलल है तो इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। इसका स्लोप कितना है, -4/5। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते, कितना हो जाएगा, एक है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 और एक है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 3 से इसको 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको 3 से करते हैं कितना आ जाएगा, 9y इज इक्वल टू 18। यहाँ से गया तो 5y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। तो 3x प्लस 12/5 इज इक्वल टू 6। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। यानी कि ये 6/5, 6/5 से पास कर रहा है, स्लोप कितना है, -4/5। तो निकाल देते हैं इसका इक्वेशन। y माइनस 6/5 इज इक्वल्स टू -4/5 इंटू एक्स माइनस 6/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5y माइनस 6 इक्वल टू -4 इंटू 5x माइनस 6 अपॉन 5 उधर जाएगा तो आ जाएगा 25y माइनस 30 इज इक्वल्स टू -20x प्लस 24। 20x उधर जाएगा, 25y इधर आ जाएगा और -30 इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे दिख रहा है टोटली यहाँ पे मैच कर रहा है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3,4 फ्रॉम द प्लेन। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। ये 2,3,4 है, जैसे आप निकालते हो क्या, जैसे आप निकालते हो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वैसे यहाँ पे निकाल दो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। क्या करना है, इस पॉइंट को इसमें रखना है,
इस पॉइंट को इसमें रख देना है और अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट, जैसे जैसे एकदम सेम लाइंस पे जैसे हम लाइंस में करते थे वैसे करना है। पॉइंट को यहाँ पे रखो, कितना आएगा 6 माइनस 18 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 11 7। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक मिनट, यहाँ पे आपके पास आएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा रूट 49, तो 7/7 यानी कि 1। आंसर कितना आ रहा है 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स O P Q R आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। Let L, M, and K be the points on sides OR, OP, PQ, and QR respectively, such that L, M, and K be is a parallelogram whose two adjacent sides LK, LM are each of length root 2. What are the values of M and N respectively? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए हमसे कह रहा है consider the points O, P, Q, R respectively such that this and this। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज O हमने पॉइंट लिया ओरिजिन का, एक पॉइंट हमने यहाँ पे P ले लिया 4,6,2m का, हमने यहाँ पे एक पॉइंट R ले लिया या फिर Q ले लिया, Q क्या हो जाएगा 2,0,2n का, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया R, कितना हो जाएगा 2,4,6। इन सबको मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ये मिला। अब क्या कह रहा है, लेट L, M, and K बी पॉइंट्स ऑन द साइड्स OR। OR पे एक साइड है L, OP पे एक साइड है M, PQ पे साइड है N, QR पे साइड है K। L ना L, M, and K be points on this and this respectively, such that L, M, and K is a parallelogram whose two adjacent sides LK and LM और रूट 2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर इन दोनों के बीच रूट 2 है तो जाहिर से बताइए इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का फॉर्मूला निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 9, 16 प्लस 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है आपको रूट 2, तो इसको फर्दर तोड़ते हैं कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 12m इक्वल टू 2, तो 4m स्क्वायर माइनस 12m, 4m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 7 प्लस 32 इक्वल टू 0। ऐसा क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m 8 इक्वल टू 0, m स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना रफ में कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी सा हो जाएगा डायग्राम है ना। इसको इस क्वेश्चन को मैं रफ में कर देता हूँ, देखिएगा। देखिए हमसे कह रहा है कि ये 4 कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए थे, कौन कौन से 0 ओरिजिन, ये पॉइंट था P 4,6,2m, ये पॉइंट था मेरे पास Q 2,0,2n, ये पॉइंट था मेरे पास R 2,4,6, ठीक है। देखिएगा हमसे कह रहा था कि OP का जो मतलब मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट इसका क्या था L, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या था OP, ये OP का था, या फिर OR का था मेरे पास L, और OP का था मेरे पास M, PQ का मेरे पास क्या था N, और QR का मेरे पास क्या था K। इन सबको जब मैं ज्वाइन करूंगा तब मुझे जाके एक स्क्वायर मिलेगा, और उसी के मैंने बेस पे लगाया था कि अगर ये स्क्वायर मिलता है तो ये जाहिर सी बात है L इसका मिड पॉइंट होगा 1,2,3, और ये M कितना हो जाएगा 2,3,m 2,3,m। डिस्टेंस निकाल दो, 1 + 1 + 3 - m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। ये कितना हो जाएगा 2 + 9 + m स्क्वायर माइनस 6m इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 6m + 9 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा m - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी 3।
दूसरा ये डिस्टेंस √2 दी हुई तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 2,2,3 प्लस n, ये हो जाएगा। तो इसका भी मिड पॉइंट निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो n स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो m की वैल्यू आ रही है 3 और n की वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे कह रहा है कि ये जो लाइन है ये वाली है ना, ये जो लाइन है ये इन दोनों, ये देखिए इन चारों ऑप्शन में 2 प्लेन्स दिए हुए हैं। अब इन्हीं दोनों प्लेन के, इस वाले इसके या फिर इसके या फिर इसके इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से ये वाली लाइन होगी, यही वाली लाइन आई होगी। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये किन 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से बनी हुई है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना 1,2,3 ये हर एक में सेटिस्फाई करके देखिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा पहले उस पर वो लाइन लाई तो करेगी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास एक कंडीशन और होती है क्या, कि ये जो 2 दे रखा है, ये जो 3 दे रखा है, ये जो 4 दे रखा है, इसका अगर हम इसके x, y और z के कोएफिशिएंट के साथ रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आना चाहिए। क्योंकि हमको पता है कि भैया जब 2, जैसे ये मान लेते हैं एक प्लेन यहाँ पे मिला ऐसे और एक प्लेन ऐसे मिल रहा है ना, एक प्लेन ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है ये इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो उस वाले केस में हम इसकी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि 1,2,3 हर एक को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे रखे देखे तो इसको कर रहा है और इसको कर रहा है कि नहीं। 1 + 4 5 - 9 - 4 इसको तो कर रहा है फिलहाल के लिए। इसको देख लेते हैं 1 + ये हो जाएगा 5 - 6 = -1 इसको कर रहा है। इसको कर रहा है क्या 4 + 8 12 -12 -15 -3 यानी कि इसको नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले से ही चला गया। ऑप्शन नंबर सी को कर रहा है क्या, देख लेते हैं। 1,2,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 + 4 7 7 - 2 देखिए ये तो इसको ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो गया। इसको कर रहा है क्या, देख लेते हैं। इसको तो कर रहा है सेटिस्फाई, इसको कर रहा है, लेकिन अभी एक कंडीशन और बाकी है। इसको देख लेते हैं। 3 + 4 7 7 - 9 - 2 ये कर रहा है यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे कितना कर रहा है 3 - 12 यानी कि -9 -9 + 9 = 0 यानी कि इसको और इसको तो अभी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन मुझे ये देखनी है कि 2 3 और 4 का x y और z के कोएफिशिएंट के साथ रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन करके क्या वो 0 आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। 2 + 3 + 4 क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये तो गया ही। अब इसको देख लेते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही सिर्फ कर रहा है। 3 × 2 6 6 + 6 12 एंड 12 - 12 = 0। फिर इसका 3 और इसका 2 करेंगे 6 आएगा, इसका -6 और इसका 3 करेंगे -18 आएगा। तो 6 - 18 -12 हो गया और -12 + 12 = 0 यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x - y एंड दिस। अब हमसे पूछा कि एंगल क्या है। एंगल की बात है, सभी को पता है क्या लगा देना है, वही लगा देते हैं। इसका ये वाला 2 और ये वाला 1 हो जाएगा 2। y का y के साथ करेंगे तो आएगा -1, z का z के साथ करेंगे तो आएगा 2 अपॉन √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर ये भी हो जाएगा 6। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ रहा है, cos थीटा आ जाएगा आपका 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि थीटा कितना आ रहा है मेरा π/3। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो आएगा 2x - y + 2z + 2/3 = 0 यानी कि 2x - y + 2z + 2/3 = 0। एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है 2x - y + 2z। ध्यान से देखो तो ये दोनों प्लेन्स आपके पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि x y और z के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। तो जब प्लेन्स पैरेलल होते हैं कंडीशन क्या होती है, दिस ये कांस्टेंट टर्म माइनस ये वाला कांस्टेंट टर्म अपॉन √2² + 1² + 2² यानी कि 4 - 2/3 अपॉन √4 + 4 + 1
यानी कि 10/3 इंटू 3 यानी कि 10/9। तो मेरा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाले सवाल पे आता है, क्या बोल रहा है? इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द ओरिजिन, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक पॉइंट है m, n और यहाँ पे एक पॉइंट है r, s। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ओरिजिन पे एक सबटेंड एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा। तो क्या कॉस अल्फा ये होगा? तो कॉस अल्फा वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या वही कॉस कोसाइन वाला। क्या होता है? ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा? m माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस n माइनस s का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर देखें तो कॉस अल्फा आपके पास आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2mr प्लस सॉरी माइनस n स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 2ns। m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर। बचेगा क्या मेरे पास? मेरे पास ये बचा 2mn प्लस 2ns अपॉन 2 इंटू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, बस यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ बीच में माइनस आ रहा है और यहाँ पे ms है, यहाँ पे mn आना चाहिए। तो दूसरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको a बोलता हूँ, इसको b बोलता हूँ, इसको c बोलता हूँ, तो a के अपोजिट a, b के अपोजिट b, c के अपोजिट c। हमसे कह रहा है कॉस ए यहाँ से कितना हो जाएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a, है ना? देख लीजिएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है हमारा। यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ट्रू हो जाएगा और स्टेटमेंट नंबर 1 जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो ट्रू है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, पार्ट नंबर 2 61 से लेकर 120, ठीक है। तब तक क्वेश्चंस करते रहिए और जितना जल्दी हो सके रैप अप करिए। अब सीधे अब जो है ना, आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब PYQs लगाइए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करिए। और वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे। नए तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए थ्योरी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप उनसे फैमिलियर हो जाइए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको, थैंक यू।